नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सौरभ और आपका इन्वेस्टमेंट से न्यू में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि मेरे काफी सारे व्यूअर्स ने मुझसे बोला था कि जो भी आपने वीडियोस बनाई है उनके अंदर आप ये बताते हैं कि इस कंपनी के अंदर आप पैसे नहीं डालना चाहते, तो आप किसी ऐसी वीडियो को बनाए जिसके अंदर आप ये बताना चाहते हैं कि आप इस कंपनी के अंदर पैसे डालना चाहते हैं या फिर आपके पोर्टफोलियो की कंपनी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज अपने पोर्टफोलियो की कंपनी के बारे में बताने वाला। दोस्तों, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के शेयर्स हैं। आज मैं उनके बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि इस कंपनी का नाम कैसे चेंज हुआ था और साथ ही साथ ये इंडियन कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी है। उसके बाद दोस्तों हम इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल करते हैं जिससे इनके पास पैसे आते हैं। इसके बाद हम इनके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे कि इनके लास्ट 3 साल किस तरीके से सेल्स रही है, प्रॉफिट्स रही है और किस तरीके से मार्जिन रही है। और दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको ये बताऊं कि मैंने इस कंपनी के अंदर पैसे क्यों डाले थे, क्या रीजन जिसकी वजह से मैंने इस कंपनी के अंदर पैसे डाले थे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो। दोस्तों, हम सबसे पहले निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि इस कंपनी को कब शुरू किया गया था और साथ ही इनका ये नाम कैसे पड़ा था। दोस्तों, इस कंपनी को 1995 में एक जॉइंट वेंचर के रूप में शुरू किया गया था। 1995 में इसको सेबी के पास रजिस्टर करवाया गया था। इसको एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में रजिस्टर करवाया था। दोस्तों, जो इनके जॉइंट वेंचर थे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड और साथ ही निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बीच में था। निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जापान से बिलोंग करती थी और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड इंडिया से बिलोंग करती थी। इन दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ था जिससे मिलकर इन्होंने एसेट मैनेजमेंट के बिजनेस को शुरू किया था। उस समय इस कंपनी का नाम रिलायंस म्यूचुअल फंड रखा गया था। उस समय इसका नाम निप्पॉन म्यूचुअल फंड नहीं रखा गया। उसके बाद दोस्तों मई 2016 में इस कंपनी के नाम को चेंज कर दिया गया था। इस कंपनी के नाम को चेंज करने के बाद रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड कर दिया गया था, जिस नाम से इस कंपनी का आईपीओ आया था। दोस्तों, उसके बाद 2017 में इस कंपनी का आईपीओ मार्केट के अंदर आया था और मार्केट में उनको काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था और साथ ही साथ 17% प्रीमियम के साथ खुला था मार्केट के अंदर। उसके बाद दोस्तों लास्ट साल में सितंबर 2019 में इस कंपनी के नाम को दोबारा चेंज कर दिया गया था। दोस्तों, इस टाइम पे इस कंपनी के नाम को चेंज करने के पीछे रीजन ये था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1995 में रिलायंस कैपिटल लिमिटेड और निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो कि जापान से बिलोंग करती है, इन दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर था। तो जो इनकी शेयर होल्डिंग थी वो लगभग 42.88% की थी दोनों कंपनीज की। उसके बाद 2019 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कंपनी का नाम दोबारा चेंज कर दिया गया था। इसके पीछे रीजन ये है कि जो इनकी शेयर होल्डिंग थी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की, उन्होंने लगभग अपने सारे शेयर्स को निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बेच दिया था, जिसकी वजह से रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की शेयर होल्डिंग थी वो करीब 0.93% की रह गई थी और जो निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की शेयर होल्डिंग है वो करीब 74.99% की हो गई थी, जिसकी वजह से जो निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो मेन शेयर होल्डर बन चुके थे कंपनी के और ये कंपनी अब जापान की कंपनी से बिलोंग करने लगी थी जो कि निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ये कंपनी अब इंडिया की रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से बिलोंग नहीं करती क्योंकि उनके पास जो शेयर होल्डिंग है वो 0.93% की है, जो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग हो जाती है। दोस्तों, इसी वजह से सितंबर 2019 में इस कंपनी के नाम को चेंज कर दिया गया था और इस कंपनी के नाम को चेंज करने के बाद निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड कर दिया गया था। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि जापान से बिलोंग करती है, उनके पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है इस कंपनी की। उनके पास करीब 74.99% की शेयर होल्डिंग है, इसलिए उनके बारे में बात करना काफी जरूरी बात हो जाती है इस कंपनी के पर्सपेक्टिव में। दोस्तों, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरेंस के बिजनेस को करती है। ये जापान से बिलोंग करती है और ये जापान की प्राइवेटली ओन्ड इंश्योरेंस के बिजनेस को करने वाली कंपनी है। इंडिविजुअल के ग्रुप को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है और साथ ही काफी सारी पॉलिसीज है जो कि अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। ग्रुप है वो काफी बड़ा हो जाता है और इस साथ एसेट मैनेजमेंट की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। ये एशिया के अंदर अपने एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। ये अपने एसेट मैनेजमेंट के बिजनेस को अपने एक सब्सिडरी के थ्रू कंट्रोल करते हैं। इनके पास निस्से एसेट मैनेजमेंट करके एक कंपनी है जिसके थ्रू ये अपने एसेट मैनेजमेंट के बिजनेस को कंट्रोल करते हैं एशिया के अंदर। दोस्तों, हम निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के करंट सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं कि इस टाइम पे ये कंपनी कहां स्टैंड करती है। दोस्तों, इस टाइम पे ये कंपनी काफी बड़ी एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनी है। इनके पास करीब 24 ईयर का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर और साथ ही साथ जो इनके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीब 2.06 लाख करोड़ की है, जो काफी बड़ा नंबर हो जाता है। जो इनके पास पोर्टफोलियो जिनको ये मैनेज करते हैं वो करीब 1 करोड़ के आसपास हो जाते हैं, जो काफी बड़ा नंबर हो जाता है इस कंपनी के। तो हम इनकी मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इस टाइम पे इनके सीईओ और साथ ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से संदीप सिक्का जी हैं, जो काफी टाइम से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस कंपनी की ग्रोथ में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, हम निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं कि अपने बिजनेस मॉडल के अंदर ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और उससे इनके पास किस तरीके से पैसे आते हैं। दोस्तों, इनके बिजनेस को 4 पार्ट्स के लिए डिवाइड किया जाता है। इनका जो पहला पार्ट आ जाता है वो म्यूचुअल फंड का आता है। म्यूचुअल फंड के बिजनेस से पैसे कमाते हैं। इनका जो दूसरा पार्ट आ जाता है वो पीएमएस का आता है। पीएमएस के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज आते हैं जो कि दूसरे लोगों को प्रोवाइड करते हैं जिनके वेल्थियर लोगों के पोर्टफोलियो को मैनेज करके। दोस्तों, तीसरा पार्ट आ जाता है वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स का आता है और जिनका चौथा पार्ट आता है वो ऑफशोर फंड्स का आता है और साथ एडवाइजरी मैंडेट्स का आता है जिसके थ्रू ये पैसा कमाते हैं। दोस्तों, हम एक एक करके इनके चारों पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले इनके म्यूचुअल फंड के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं कि उसको किस तरीके से डिवाइड
प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों इनका जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस उसको 1995 में शुरू किया गया, जिससे इनके बिजनेस को करीब 24 ईयर का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ जिनका म्यूचुअल फंड है उसको भी 4 पार्ट्स के अंदर बांटा जाता है। जिनका पहला पार्ट आ जाता है वो इक्विटीज का आता है, इसके अंदर शेयर्स और स्टॉक्स को बाय करते हैं लिस्टेड कंपनीज के। जिनका दूसरा पार्ट आता है वो डेट का आता है, इसके अंदर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के अंदर पैसे को डालते हैं जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डिबेंचर्स होते हैं। इसके बाद जो उनका तीसरा पार्ट आ जाता है वो लिक्विड फंड्स का आता है। लिक्विड फंड्स के अंदर वो एसेट आती है जिनको बहुत ज्यादा जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्रेजरी बिल्स और सर्टिफिकेट और डिपॉजिट्स आते हैं। चौथा पार्ट आता है वो ईटीएफ्स का आता है। ईटीएफ्स का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये किसी भी इंडेक्स की कॉपी होती है और जिस तरीके से इंडेक्स रन करता है उसी तरीके से ये भी रन करते हैं और उसी तरीके से रिटर्न को देते हैं। दोस्तों जो इनके एसेट अंदर मैनेजमेंट आती है इक्विटीज के अंदर वो करीब 42% की आ जाती है, और इनकी जो डेट के अंदर एसेट अंदर मैनेजमेंट आती है वो 26% की है। लिक्विड एसेट के अंदर इनकी जो एसेट अंदर मैनेजमेंट है वो करीब 16% की हो जाती है, और ईटीएफ्स के अंदर इनकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसको हम एयूएम कहते हैं वो करीब 14% की आ जाती है। दो साइज है इनके पास करीब 59 ओपन एंडेड स्कीम्स होती हैं और 123 क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं। ओपन एंडेड स्कीम्स के अंदर इनके पास 18 ईटीएफ्स की स्कीम्स भी है जो कि हमेशा ओपन रहती है इनके कस्टमर्स के लिए। दोस्तों ओपन एंडेड स्कीम्स वो स्कीम्स होती है जो कि हमेशा ओपन रहती हैं कस्टमर्स के लिए, वो कभी भी इन स्कीम्स के अंदर पैसा डाल सकते हैं और अपने पैसे को निकाल सकते हैं। दोस्तों जो क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं उसके अंदर अगर कोई बंदा पैसा डालता है तो वो एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड के लिए खुलती हैं, और एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही कोई भी पब्लिक या कोई भी पर्सन है उसके अंदर से पैसे को निकाल सकता है। तो इस तरीके से अपने म्यूचुअल फंड के बिजनेस को रन करते हैं। दोस्तों अब हम इनके दूसरे बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं जिसके अंदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं और वो साथ सेबी के अंदर रजिस्टर्ड भी होते हैं। दोस्तों इन फंड्स के अंदर ये इक्विटीज के अंदर साथ डेट के अंदर और लिक्विड एसेट के अंदर पैसे को नहीं डालते। इनके अंदर दूसरी कैटेगरीज आती हैं जहां पर अपने पैसे को डालते हैं। दोस्तों इनके एग्जाम्पल के अंदर पी फर्म्स, एंजल इन्वेस्टर, हेज फंड्स और साथ रियल एस्टेट फंड्स आते हैं जिसके अंदर पैसे को डाला जाता है। दोस्तों इन फंड्स के अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है वो करीब 1 करोड़ का होता है, जो कि नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। और साथ सेबी के हिसाब से इन फंड्स को 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा जाता है। मैं एक करके आपको इन तीनों कैटेगरीज के बारे में बताता हूँ। दोस्तों पहली कैटेगरीज के अंदर एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट आ जाते हैं, और साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स भी आते हैं जो कि दूसरी कैटेगरी हो जाती है। इसके अंदर डिबेंचर्स आते हैं जो कि अनलिस्टेड कंपनीज के होते हैं, इसके अंदर लिस्टेड कंपनीज के डिबेंचर्स नहीं आते। जो कि तीसरी कैटेगरी आ जाती है उसके अंदर लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी दोनों के डिबेंचर्स आ जाते हैं, और इसके अंदर शॉर्ट टर्म में ही पैसे बनाने की कोशिश करते हैं और काफी अच्छे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो निपॉन लाइफ इंश्योरेंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का बिजनेस होता है इसके अंदर कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के ही अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को प्रोवाइड करते हैं। इनके पास टोटल 13 स्कीम है जिसके अंदर इन फंड्स को प्रोवाइड करते हैं। पर दोस्तों इनकी जो अभी 3 स्कीम्स है वो ही खाली खुली हुई है, अगर कोई इनके अंदर पैसा डालना चाहता है। जो इनकी बाकी 10 स्कीम है वो भी बंद पड़ी है इस टाइम पे। इस बिजनेस के अंदर जो इनकी टोटल एसेट्स हैं वो करीब 3200 करोड़ की हो जाती है, जो काफी बड़ा नंबर है। तो सारी लास्ट साल में एक नई स्कीम को लेकर आए, इसका नाम है द $5 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी। इंडिया को ध्यान में रखकर ही नई स्कीम बनाई गई। तीसरा बिजनेस आता है वो पीएमएस का आता है। पीएमएस को हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी कहते हैं। दोस्तों पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर जो निपॉन लाइफ इंश्योरेंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का बिजनेस है वो बड़े बड़े जो वेल्दी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पोर्टफोलियो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इनके थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इनके पास अभी 4 इक्विटी स्ट्रेटेजीज हैं जिसके थ्रू ये पैसे को कमा के देते हैं। तो साथ ही दोस्तों इनकी स्ट्रेटेजीज होती हैं वो बेंचमार्क इंडेक्सेस को और साथ ही साथ जो इनके पीयर ग्रुप्स हैं उनको हमेशा पीछे छोड़ देती है और काफी अच्छे परफॉर्मेंस देती है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है इस बिजनेस के अंदर वो करीब 83,200 करोड़ की हो जाती है, जो काफी बड़ा नंबर हो जाता है इस कंपनी के लिए। तो इनका चौथा बिजनेस आता है वो ऑफशोर फंड्स और एडवाइजरी मैंडेट्स का आता है। दोस्तों ऑफशोर फंड्स का मतलब वो होता है जिसके अंदर जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर पैसे डालते हैं और उसके बाद जो पैसे आते हैं उससे अपने कस्टमर्स को पैसे को प्रोवाइड करते हैं। तो इस बिजनेस को रन करने के लिए इनके पास 2 सब्सिडरीज हैं जो कि इनकी एक मॉरिशस में और साथ एक सिंगापुर में शिफ्ट है, और साथ जो इनका ऑफिस है वो दुबई में है। यहाँ से ये सारे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं कि वहां पे जो इंटरनेशनल फंड में किस तरीके से पैसा डाला जा रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूएसए, मिडिल ईस्ट के अंदर पैसे को डालते हैं, कस्टमर्स को रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। इनके अंदर जो इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीब 4,810 करोड़ की हो जाती है। तो दूसरा पार्ट आता है जैसे कि मैंने आपको बताया एडवाइजरी मैंडेट्स का। एडवाइजरी मैंडेट्स के अंदर ये एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कि वो इंडियन इक्विटीज में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका जो मेन फोकस होता है वो इंडियन मार्केट के ऊपर होता है। इसके अंदर जापान और कोरिया के इन्वेस्टर को इंडियन मार्केट के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करवाते हैं और उनको रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीब 4,100 करोड़ की हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि निपॉन लाइफ इंश्योरेंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी किस तरीके से अपने बिजनेस के अंदर पैसे को कमाती है। दोस्तों जो कस्टमर्स होते हैं इस बिजनेस के अंदर वो या तो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो खुद नहीं जानते किस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है और पैसे को कमाना है। इसीलिए वो इनकी सर्विसेज को यूज करते हैं और इनकी सर्विसेज के थ्रू अपने पैसों को नई नई स्कीम्स के अंदर डालते हैं, जिससे वो अपने पैसे के ऊपर रिटर्न कमाते हैं और अपने लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं। उस प्रोसेस के अंदर जो निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो कमीशन को चार्ज करती है, और जो कमीशन हो जाता है वो इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है, जिसकी वजह से अपने बिजनेस को रन करते हैं और अपने बिजनेस के अंदर से
पैसा कमाते हैं। दोस्तों इनके इस बिजनेस को रन करने के लिए इनके पास करीब 1039 एम्प्लॉयज हैं जो कि बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, ताकि वो बेस्ट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकें निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से। तो इसी वजह से जो इनके एम्प्लॉयज हो जाते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं इनके बिजनेस रन करने के लिए, क्योंकि जो इनका बिजनेस होता है वो कमीशन बेसिस के ऊपर काम करता है। इनके पास बहुत सारे फंड मैनेजर होते हैं जो कि अलग अलग फंड के अंदर इन्वेस्टर्स के पैसे को डालते हैं ताकि वो अच्छे रिटर्न दे सकेंगे इन्वेस्टर्स को, जिससे अच्छा कमीशन भी कमा सके। दोस्तों साथ ही साथ अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए काफी सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का भी यूज करते हैं, ये काफी सारे ऑनलाइन चैनल का यूज करते हैं, बैंक्स का यूज करते हैं और काफी दूसरे सोर्सेज का भी यूज करते हैं। इनके बारे में आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। दोस्तों अब हम म्यूचुअल फंड सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड सेक्टर के बारे में हम इनके लास्ट 10 सालों के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से ग्रो दिखाई है। दोस्तों लास्ट 10 सालों के अंदर जो म्यूचुअल फंड सेक्टर है वो काफी अच्छी तरह ग्रो हुआ है। ये 7.5 लाख करोड़ का था अगर हम 10 साल पहले की बात करते हैं, और अगर हम 10 साल बाद इसको देखते थे करीब 27 लाख करोड़ का है, जो कि 4 गुना हो चुका है अपने 10 साल पहले के नंबर से। तो इसीलिए दोस्तों जो म्यूचुअल फंड सेक्टर है वो काफी अच्छी तरह ग्रो भी है, और जो लास्ट साल है उसके अंदर भी 9% के हिसाब से ग्रो हुआ है। जो इनके पोर्टफोलियोज है वो करीब 9% के हिसाब से ग्रो है लास्ट साल के अंदर। इसका मेन रीजन ये था जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है वो काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं आजकल मार्केट्स के अंदर। इसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वो काफी अच्छी तरह और काफी अच्छे पेस से ग्रो होती चली जा रही है। दोस्तों मैं आपको एएमसीज के बारे में बताता हूँ। दोस्तों इंडिया के अंदर टोटल 43 एएमसीज हैं। इसके अंदर बैंक्स आ जाते हैं, एनबीएफसी से रिलेटेड एएमसी आ जाती हैं, प्राइवेटली ओन्ड एएमसी आ जाती हैं, और शायद फॉरेन एएमसी भी आ जाती हैं या फॉरेन लिंक एएमसी आ जाती हैं, जिसके थ्रू पब्लिक पैसे को इन्वेस्ट करती हैं। दोस्तों जो अगर मैं इनकी एएमसी के बारे में बात करता हूँ तो अभी टोटल 43 एएमसी हैं, पर अगर मैं इनके अंदर से अगर आपको बताता हूँ कि जो टॉप 10 एएमसी हैं वो ही करीब 83% कंट्रीब्यूट करती हैं असेट अंडर मैनेजमेंट का, पूरी इंडस्ट्री का और पूरे इंडिया का। इसीलिए जो बाकी की एएमसी हो जाती है जो कि 33 एएमसी हैं वो करीब खाली 17% कंट्रीब्यूट करती हैं। इसीलिए जो टॉप 10 एएमसी हैं वो करीब 83% कंट्रीब्यूट करती है। और इन टॉप 10 एएमसी के अंदर एक निपॉन लाइफ इंश्योरेंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है, जो काफी अच्छी बात हो जाती है इस कंपनी के लिए और साथ साथ इस इंडस्ट्री के लिए कि जो मेन प्लेयर हैं वो करीब 83% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के आउटलुक के बारे में बात करते हैं कि फ्यूचर में किस तरीके से रिटर्न दे सकती है और किस तरीके से ग्रो हो सकती है। दोस्तों जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस समय पे इंडिया के अंदर है वो करीब 12.5% हो जाता है जीडीपी का। अगर हम इसे किसी दूसरी कंट्रीज के अंदर देखते हैं या फिर एवरेज देखते हैं दूसरी कंट्रीज का, तो 55% का हो जाता है, जो काफी छोटा होता है इंडिया केस में। इंडिया खाली 12.5% है जीडीपी का। हम दूसरी कंट्रीज का एवरेज देखते हैं तो करीब 55% का हो जाता है। इसीलिए जो काफी ज्यादा ग्रोथ की संभावना है अभी इंडिया के केस के अंदर। और अगर हम इसको कुछ डेवलप कंट्रीज के अंदर देखते हैं, जैसे कि हम इसे यूएसए से कंपेयर करते हैं, तो वहां पे करीब 103% की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है एज कम्पेयर टू जीडीपी। पर अगर हम इंडिया में देखते हैं तो वो करीब 12.5% की। इसीलिए काफी ज्यादा चांसेस है इसके बिजनेस को ग्रो होने के लिए। और इसके अंदर जो इक्विटी फंड्स है वो खाली 4% है जीडीपी के इंडिया के अंदर। अगर हम इसको यूएस से कंपेयर करते हैं तो वहां पे जो 63% इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटीज के अंदर जाते हैं। इसलिए काफी ज्यादा संभावना है इंडिया की जो इक्विटीज है इनको ग्रो होने के लिए और साथ साथ काफी अच्छे पैसे कमाने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए। इसलिए जो इनका आउटलुक हो जाता है फ्यूचर में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि जैसे जैसे पब्लिक की सेविंग्स बढ़ती रहेगी और उनकी जो इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है वो बढ़ती चली जाएगी, तो उस तरीके से जो इनका बिजनेस है वो ग्रो होगा। और दोस्तों को लास्ट कुछ सालों के ट्रेंड है लोगों के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन थोड़ी बढ़ती चली जा रही है, जो कि काफी ज्यादा मदद कर सकती है एएमसी को कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके फ्यूचर के अंदर। दोस्तों हम निपॉन लाइफ इंश्योरेंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम इनके लास्ट 3 साल के सेल्स, एक्सपेंसेस, मार्जिन और नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं कि वो किस तरीके से ग्रो हुए हैं। दोस्तों मार्च 2018 में जो इनकी सेल्स थी वो करीब 1735 करोड़ की थी। मार्च 2019 में इनकी सेल्स करीब 1647 करोड़ की थी और मार्च 2020 में इनकी सेल्स करीब 1192 करोड़ की थी। अब मैं आपको इनके एक्सपेंसेस के बारे में बताता हूँ। मार्च 2018 में जो इनके एक्सपेंसेस थे वो 1082 करोड़ के थे। मार्च 2019 में जो इनके एक्सपेंसेस वो करीब 940 करोड़ के थे और मार्च 2020 में जो इनके एक्सपेंसेस वो करीब 594 करोड़ के थे। अब मैं आपको इनके प्रॉफिट्स के बारे में बताता हूँ। मार्च 2018 में जो इनके प्रॉफिट्स थे वो करीब 456 करोड़ के थे। मार्च 2019 में जो इनके प्रॉफिट्स थे वो करीब 486 करोड़ के थे और इनके जो मार्च 2020 के प्रॉफिट्स थे वो करीब 415 करोड़ के थे। अब मैं आपको इनके मार्जिन के बारे में बताता हूँ। मार्च 2018 में जो इनके मार्जिन थे वो करीब 26.28% के थे। मार्च 2019 में इनके मार्जिन 29.51% के थे और मार्च 2020 में जो इनके मार्जिन थे वो 34.81% के थे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ये बताया था कि मैं आपको बताऊं कि मैंने निपॉन लाइफ
इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट कंपनी के अंदर पैसे को क्यों डाला है। तो दोस्तों मैं एक करके उन चीजों के बारे में बताता हूँ जिस वजह से मैंने इस कंपनी के अंदर पैसा डाला है। तो दोस्तों जो पहली बात हो जाती है जो कि इनके फ्री कैश फ्लोज हो जाते हैं। दोस्तों जो इस कंपनी के फ्री कैश फ्लोज है लास्ट साल के अंदर 2020 के अंदर वो करीब 601 करोड़ के हो जाते हैं, जो काफी बड़ा नंबर हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सेल्स है 2020 में वो काफी ज्यादा कम रही है, पर इनके अगर हम फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात कर लेते हैं तो वो करीब 601 करोड़ के हो जाते हैं, जो काफी अच्छा नंबर हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हम उसको HDFC AMC जो कि सबसे बड़ी AMC है इंडिया की, उससे कंपेयर कर लेते हैं तो उसके रेशियो में भी ज्यादा हो जाते हैं। इनकी जो वैल्यूएशन है वो इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती अगर हम उसको HDFC AMC की वैल्यूएशन से कंपेयर कर लेते हैं। दोस्तों ये पहला रीजन हुआ था जिस वजह से मैं इस कंपनी के अंदर पैसे को डालना चाहता था। और दोस्तों दूसरा रीजन होता है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो इनकी है वो करीब 22% की है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया कि जो मुझे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो 20% से ऊपर की पसंद है, और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो लास्ट 5 से लेकर 10 साल के अंदर कंसिस्टेंट 20% से ऊपर की रही, जो काफी अच्छी बात होती है इस कंपनी के लिए, जिस वजह से मुझे ये कंपनी पसंद है। दोस्तों इसके अलावा काफी सारे कारण है जिसकी वजह से मैंने इस कंपनी के अंदर पैसा डाला है, मैं उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। दोस्तों जो रिटेल सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर। दोस्तों जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा अपने पैसे को निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, और जो निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट कंपनी है वो उनके पैसे को काफी एफिशिएंटली इन्वेस्ट करती है और उनके लिए वेल्थ को क्रिएट करती है। अगर हम पूरी इंडस्ट्री की एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखते हैं रिटेल सेक्टर के अंदर तो उनका 24% वो निप्पॉन के पास चला जाता है, जो काफी अच्छी बात है और ये सबसे ज्यादा हो जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि जो मेन 30 सिटीज है उनको छोड़ के जो दूसरी सिटीज के बारे में बात करते हैं, जो निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट कंपनी है वो मार्केट लीडर है। इस बिजनेस के अंदर जो टॉप 30 सिटीज हैं जो कि इंडिया के अंदर है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं असेट्स के अंदर, जो काफी ज्यादा इन्वेस्ट करती है असेट। इसके अलावा जो मेन 30 सिटीज को छोड़ के बाकी की भी सिटीज हैं जहां पे पैसा आता है, और जो बाकी की सिटीज है इनके अंदर जो निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट कंपनी है वो मार्केट लीडर है। इनके मार्केट लीडर होने का कारण ये है कि जो इनकी लोकेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी जगह पर है। ज्यादा से ज्यादा छोटी मार्केट को भी टारगेट करने की कोशिश करते हैं, ये खाली जो मेन मार्केट्स हैं उनको ही टारगेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसी वजह से जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट होते हैं टॉप 30 सिटीज की वो करीब 32,100 करोड़ की हो जाती हैं, जिसके अंदर जो इनका हिस्सा है वो इतना ज्यादा नहीं होता। पर अगर हम उसको बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज के बाहर देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि 17% मार्केट शेयर इनके पास है, जो काफी अच्छी बात हो जाती है इस कंपनी के लिए, जो कि सबसे ज्यादा है इंडस्ट्री में किसी और कंपनी के। तो तीसरा कारण होता है वो SIP इनफ्लोज का होता है। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को डाल सकते हैं और कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों SIP के थ्रू निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट के पास पर मंथ पैसे आते हैं वो करीब 880 करोड़ हो जाते हैं, और अगर हम उसको सालाना देखते हैं तो वो करीब 9,700 करोड़ के आसपास हो जाते हैं, जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो मैं आपको बैकग्राउंड के अंदर एक इमेज दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर हम देखते हैं कि लास्ट 4 सालों के अंदर जो नंबर ऑफ SIPs है वो किस तरीके से ग्रो हुई है, तो वो करीब डबल होने वाले 4 साल के अंदर, और जो उनके इनफ्लोज है वो भी करीब डबल होने वाले हैं 4 साल के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से जो इनके SIP इनफ्लोज है वो काफी अच्छी तरह ग्रो होते चले जा रहे हैं। दोस्तों इनका चौथा कारण आता है वो उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का आता है। दोस्तों जिनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो काफी ज्यादा अच्छा है, जिसके थ्रू ये अपने कस्टमर्स तक पहुंचते हैं। इसके अंदर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूज करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, ये प्राइवेट बैंक्स को यूज करते हैं, पब्लिक बैंक्स को यूज करते हैं, फॉरेन बैंक्स को यूज करते हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स को यूज करते हैं, जिसके थ्रू जो कस्टमर्स को काफी अच्छी तरह रीच करते हैं और काफी अच्छी तरह कस्टमर से पैसे कमाते हैं और अपने कस्टमर को जल्दी जल्दी इंक्रीज करते चले जाते हैं। दोस्तों जो पांचवा कारण हो जाता है वो है कि इंडियन मार्केट के अंदर काफी अच्छी तरह घुसे पड़े हैं। इनके पास 287 लोकेशन के अंदर इनका प्रेजेंस है जहां पर कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि बियॉन्ड 30 सिटीज में भी काम करते हैं। बियॉन्ड 30 सिटीज के अंदर इनके पास काफी अच्छा प्रेजेंस है और वहां पे काफी अच्छे पैसे कमाते हैं। इनका मानना है कि जहां पे छोटे इन्वेस्टर और जो स्मॉलर लोकेशंस है वहां पर जो इनके प्रॉफिट्स हैं वो काफी अच्छी तरह ग्रो हो सकते हैं, और जो इनके प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी ज्यादा है उन लोकेशंस के। साथ ही साथ उन्होंने काफी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करवाए हैं ताकि लोगों को एजुकेट करें कि वो इन्वेस्टमेंट करें, और उन्होंने काफी सारे अलायंसेस भी कर रखे हैं काफी मोबाइल एप्स के साथ, जैसे मोबीक्विक आती है इसके अंदर, कि अपने बिजनेस को उनके थ्रू ग्रो कर सकें। और साथ ही साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट को काफी ज्यादा ईजी बनाया। एप्स के थ्रू, उनकी वेबसाइट के थ्रू कोई भी बंदा जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो अपने पैसे को इनको प्रोवाइड कर सकता है ताकि आप स्कीम्स के अंदर डाल सके। दोस्तों ये थी मेरी आज की एनालिसिस वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपने पोर्टफोलियो स्टॉक के बारे में आपको बताया, हमने उसके फाइनेंशियल्स के बारे में जाना, उनके बिजनेस मॉडल के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए और आप ये चाहते हैं कि मैं इस तरह की और भी वीडियोस बनाता रहूं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को पुश करना मत भूलना ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।